जो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद के 15 दिन होते ना, उसमें बेटी का बहुत अच्छा सपोर्ट था उस टाइम। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा था उस टाइम, और उस टाइम मेरे को कुछ समझ में भी नहीं था बिजनेस का, क्योंकि ये लगता था बच्चों का क्या करेंगे, कि ये लेडीज़ हो कि क्या काम करेंगी। morningnewsindia.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं पोद्दार मिष्ठान भंडार की। गोपाल जी के रास्ते में स्थित ये दुकान आज दो महिलाओं की मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर आसमान छू रही है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर पोद्दार मिष्ठान भंडार का नाम ना चलता हो। वहाँ की कुछ एक मिठाइयाँ तो ऐसी हैं जिनका स्वाद जयपुर ही नहीं, जयपुर से बाहर भी, देश ही नहीं देश से बाहर भी माना भी जाता है और जाना भी जाता है। इस दुकान को चलाने में जहाँ हम बात करते हैं मिष्ठान भंडार की, हलवाई की दुकान की, वहाँ नाम आता है या सोच आती है एक पुरुष उस दुकान को संभाल रहा होगा, लेकिन नहीं, ये एक ऐसी दुकान है जो महिलाओं के बलबूते पर चलती है। लेकिन समय की विडंबना ऐसी रही कि जो मंजू जी ने दुख सहा अपने पति के जाने के बाद में, वही दुख उनसे जो छोटी देवरानी रही विमला जी, उन्हों के सामने भी आया। क्या उनके साथ में परेशानियां आई, क्या वो परेशानियां थी, क्या वो दिक्कतें थी जिन्होंने इन्हें मजबूत भी बनाया और जिनका इन्होंने सामना भी किया, वो हम जानेंगे विमला जी के ही मुंह से। जय श्री कृष्णा। बताइए आपकी कैसी आपकी शुरुआत रही जीवन की, क्या दौर रहा, क्या समय रहा, क्या वो बदलाव ऐसे रहे जिसमें आपने ये कदम उठाया और दुकान पे बैठना शुरू किया? देखो, मेरा पियर था, वो बिजनेसमैन थे वहाँ पे सब लोग। अच्छा। वहाँ की मेरी लाइफ बहुत अच्छी निकली है। जयपुर के ही रहने वाले हैं? मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, और वहाँ की मेरी लाइफ बहुत अच्छी निकली है। और उसके बाद मेरी जैसे शादी, पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद शादी भी हुई। शादी के बाद ससुराल में भी अच्छा था सब। उस वक्त मेरे हस्बैंड ज्वेलरी का बिजनेस करते थे। अच्छा, क्या नाम था आपके हस्बैंड का? हाँ, पवन पोद्दार। पवन पोद्दार। फिर ज्वेलरी के बिजनेस में थोड़ा सा डाउन भी हुआ, और ऊपर से मतलब जो मेरे ससुर थे ना, उनकी भी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी। जेठ जी की भी तबीयत खराब थी जी। तो ससुर जी ने बोला इधर शॉप पे आ जाओ, घर का जो काम है उसी को अपने संभालो। तो ये उसी बिजनेस को करने लग गए थे। उसको बढ़ाया भी है काफ़ी बिजनेस को इन्होंने उस टाइम में। हम और मैं घर के अंदर ही रहती थी, घर में बच्चों को संभालना, मतलब जो एक गृहिणी का होता है, का काम होता वो ही सब करती थी मैं। किसने आपको मजबूती दी आपके पति के जाने के बाद में कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम सिर्फ एक घर संभालने के लिए नहीं बनी? हाँ, वो श्रेय किसे देती हैं आप? इसका श्रेय एक तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनको, और सेकंड मेरी बेटी को। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी का उस वक्त बहुत अच्छा सपोर्ट था कि जो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद के 15 दिन होते ना, उसमें मतलब दुख भी था पापा का, और उस वक्त भी उसने उठ के उस टाइम दुकान को हैंडल कर लिया। बेटी का बहुत अच्छा सपोर्ट था उस टाइम। हाँ, तो बेटी ने भी आपको एक ताकत दी? हाँ, बेटी ने बहुत ताकत दी। आप कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, फिर उसके बाद भी बेटी मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ ने 15 दिन बाद में कि नहीं, अपने दुकान पे बैठो, अपना काम संभालो, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा था उस टाइम। अच्छा। वो 9 साल का ही था उस वक्त। बहुत छोटा बच्चा? बहुत छोटा बेटा था। तो कि बच्चों के लिए अब करना ही पड़ेगा, इसलिए अपना काम करो, क्योंकि कोई भी नहीं करने आता, ये एक फैक्ट है। हमें खुद को ही अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, उसी के बाद में हम जो भी अपनी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर पाते हैं। और उस टाइम मेरे को कुछ समझ में भी नहीं था बिजनेस का, क्योंकि कभी बाहर निकले नहीं शॉप का, कभी तो किया नहीं। जब आपने दुकान संभालना शुरू किया, उससे पहले भी क्या आप कभी दुकान संभालते थे? नहीं, मैं कभी नहीं गई। हाँ, एक आध बार जैसे ही रहते थे तो कभी कभी त्योहार पे चले जाते थे, बाकी वैसे नहीं संभाला था कभी। वैसे नहीं संभाला था। तो मतलब वो जो संभालना शुरू किया, वो पहली बार ऐसा मौका था आपके सामने कि जब आपको ग्राहक को भी फेस करना पड़ता था, कारीगरों को भी संभालना पड़ता था, उनसे डील भी करना पड़ता था। मतलब जब मेरे हस्बैंड थे तो उस वक्त तो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो मैनेज कर लेते थे दोनों। और मेरे हस्बैंड जाने के बाद में एक और मुश्किल हो गई ना, 2 लेडीज़ को संभालना। बिल्कुल। तो वो सबसे मुश्किल वाला दौर आ गया कि 2 लेडीज़ को मिलके
काम को संभालना है, और उसके बावजूद मतलब जो दुकान का नाम है उसको भी मेंटेन रखना है और क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। क्या परेशानियां क्या क्या कुछ ऐसी सामने आई आपकी? परेशानियां तो किन चीज़ों को आपने फेस किया उस दौर में? एक तो खुद की हिम्मत, जी। मतलब वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी था, और वो करना भी पड़ा, बिल्कुल। क्योंकि ये लगता था बच्चों का क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं सेविंग से काम चल जाता है, अर्निंग तो आपको करनी पड़ेगी, अर्निंग तो करनी है। अर्निंग तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर जब इन लोगों का मेरे को सपोर्ट मिला तो शॉप पे जाने लगी। पहले थोड़ी देर के लिए जाती थी, फिर धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता गया अपना, कुछ समझ में भी आने लग गया, क्योंकि बिज़नेस का इतना पता नहीं था। पर बेटी ने क्या बहुत कुछ मैनेज करके बता दिया था कि इस तरीके से ऐसा ऐसा करते रहेंगे। और लगता तो था कि घर में से निकल के जाओ, वहाँ आदमियों के बीच में बैठना एक बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो शुरुआत में कितने घंटे बैठना शुरू किया आपने दुकान पर? शुरुआत में तो जैसे 3-4 घंटे, 3-4 घंटे बैठना शुरू किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। फिर जब बेटी की साल भर में ही शादी कर दी, 1 साल के अंदर बेटी की शादी भी कर दी, उसके बाद तो फिर फुल टाइम देना पड़ा था। इसी कारण बच्चे को डे बोर्डिंग में डालना पड़ा था मेरे को, डे बोर्डिंग स्कूल में डाला उसको। मतलब मुश्किलें तो 1000 आई, लेकिन हम रुके नहीं, हम झुके नहीं। और जब रुके नहीं, झुके नहीं, तो कामयाबी तो हमारे पास में आनी ही थी, हमें हासिल करनी ही थी वो मंजिल जो हमने सोची थी अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए। ये विमला जी के साथ में पूरी तरह से सिद्ध बैठती है लाइन। आगे क्या ऐसा दौर रहा विमला जी? क्या एक हलवाई की दुकान पर बैठने के क्या परेशानियां आपके सामने आई? क्या आपको लोगों की किस तरीके की सोच रही? क्योंकि वो जो समय था, आज से इस समय में तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है ना, लेकिन उस समय में महिलाएं हर जगह नहीं जा सकती थी। उनके ऊपर बंदिशें थी, उनके ऊपर रोक टोक थी, परिवार की, समाज की, यहाँ तक कि अगर कोई अनजाना इंसान भी है तो वो भी ये कह सकता था कि भाई तुम यहाँ कैसे बैठी हो, यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं है क्या, है ना। तो ये चीज बड़ी आम सी चीज थी। पर तो वो क्या आपको सुनना पड़ा? किस तरीके से आपने लोगों के साथ में डील किया? कैसे आपने वो चीज़ें सीखी, वो हमें थोड़ी बताएं। मतलब जब हम लोग बाजार में से जब शॉप पे जाके बैठते थे ना, तो हमको खुद को बहुत अजीब सा लगता था। कई बार तो आने वाले बहुत लोग ऐसे देखते थे कि लेडीज़ बैठी हुई है, लेडीज़ बैठी है, हम बात कैसे। और कईयों को तो लगता था कि, बहुत लोगों को तो लगता था ये लोग कुछ मैनेज नहीं करेंगे, मतलब जो पोद्दार मिष्ठान भंडार का नाम है थोड़े ही दिनों में डाउन हो जाएगा, इसको मैनेज नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ तक कि लोग ऐसा भी कहते थे कि ये लेडीज़ हो कि क्या काम करेंगी, हलवाई का काम करना कोई ऐसे ही थोड़ी ना जो कर लेंगे, मैनेज करना उसको, मतलब जो आदमी कर सकते वो कैसे करेंगे, तो ये लोग तो नाम डुबो देंगे, यही था। हाँ, मार्केट लेकिन ऐसा होने नहीं दिया है। पर हाँ, ऐसा होने नहीं दिया है। इसके लिए जैसे हमारा स्टाफ आज भी पुराना ही हमारे पास में है, और हम लोग स्टाफ के साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं। क्या मतलब स्टाफ के साथ में किस तरीके का माहौल रहता है? माहौल हमारा घर जैसा ही रहता है। अच्छा। हाँ, उनको अगर जैसे बोल देंगे कि ये काम है, ये प्रॉब्लम है, तो कहेंगे ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम मैनेज करेंगे। और बाकी हमको भी उनके साथ ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है कि जैसे घर एक वाले हमारे, हाँ, उनको ऐसे नहीं ट्रीट करना पड़ता है कि हमारे मतलब कस्टमर। हलवाई की दुकान जहाँ आती है वहाँ ढेरों किलो दूध कभी आ रहा है, कभी और सामान आ रहा है, सामान थोक में भी आता है, सामान सिटी में ही मिलता है मोस्टली जगह। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? आप खुद ही क्या उस चीज़ को मैनेज करते हैं? उस चीज़ को तो खुद ही मैनेज करते हैं। क्वालिटी कैसे मेंटेन मतलब करते हैं? सामान मंगवाना है मार्केट से, आपको दूध के लिए कांटेक्ट करना है आपको, और त्योहार आते हैं उस पर आपको खुद को मालूम होना चाहिए कितनी क्वांटिटी में अपने को बनाना है। चेंजिंग सीजन आ गया तो अब आपको क्या करना है, क्या बदलाव लाने हैं, क्या बदलाव करना है, मेन्यू बदलना पड़ता है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको कई बार आ जाती है शिकायत, तो उस पर पर्टिकुलर ध्यान देना पड़ता है फिर कि क्यों आई, और फिर इससे दूर करना, और फिर उसको दूर भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है।
बच्चों की कैसी आपकी परवरिश रही, कैसे आपने दुकान को संभालते हुए अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाला? जैसा आपने बताया कि आपका बेटा बहुत छोटा था, 9 साल का बच्चा था आपका उस समय पे, तो 9 साल के बच्चे को घर में छोड़ना, तो घर में भी छोड़ना, तो उसकी पढ़ाई के बारे में भी देखना है हमें, उसकी परवरिश के बारे में भी देखना है, उसके संस्कारों के बारे में भी देखना है। सारी ही चीज़ें एक माँ जहाँ आ जाती है वहाँ उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक बोझा कहें, या एक वो खुद ही अपने आप में इतनी जिम्मेदार होती है कि वो हर चीज़ को मैनेज करके चलना चाहती है। कोई भी हिस्सा ऐसा वो छोड़ना नहीं चाहती है अपनी जिंदगी में कि इस हिस्से को चलो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे या वो संभाल लेगा। नहीं, पुरुष एक बार के लिए ये सोच लेता है कि भाई ये मेरी वाइफ संभाल लेगी या ये मेरी माँ संभाल लेगी, लेकिन महिला ऐसा नहीं सोचती। जो आपने बात कही है ना, ये बहुत सही कही है। और आज मतलब कई लोग बोलते भी हैं ना कि माँ सब कुछ कर सकती है, बट आज मैं ये कहती हूँ बाप भी सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। पर जब इस सिचुएशन में आते हैं ना, तो वहाँ मदर फर्स्ट हो जाती है। वो घर भी देखती है, अपने बच्चे को भी देखती है, पर्टिकुलर बिजनेस भी देखती है, और जहाँ अपने बच्चों की शादियाँ कर देती है वहाँ उनके रिलेशन भी मेंटेन करती है, अपना परिवार भी देखती है। और मेरा बेटा तो उस वक्त 9 साल का था। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी ना कि बच्चे को अकेला घर में, बेटी की भी शादी कर दी मैंने साल भर के अंदर ही, मतलब मेरे हस्बैंड के 1 साल के अंदर ही मैंने बेटी की भी शादी करी, क्योंकि वो शादी लायक थी तो शादी तो करनी थी ना, तो उसकी भी शादी कर दी। अब शादी के बाद बेटी तो रोज कैसे मैनेज किया आपने अपने बेटे को अकेले छोड़ने का समय? वो मैंने ऐसे मैनेज किया, उसको मेरे को डे बोर्डिंग में डालना पड़ा। अच्छा। सिडलिंग स्कूल में पढ़ता था बेटा, फिर उसको मेरे को डे बोर्डिंग स्कूल देखना पड़ा जी, जयश्री परिवाल में कि महापुरा में उसको भेजना पड़ा, मेरे को डे बोर्डिंग में डालना पड़ा, कि इसलिए कि बच्चा अकेला नहीं रहे और अकेला रहने के साथ कुछ गलत संगत में या किसी संगत में ना पड़ जाए। बिल्कुल डे बोर्डिंग में। फिर शाम को आने के बाद पर मैं ना अपने बच्चे को पूरा टाइम देती थी। उस कारण मतलब बच्चे के कारण जाना होता था तो दोनों ही जाएंगे बाहर, कभी ऐसे नहीं अकेले घूमने चले गए कर गए बच्चों को छोड़ गए, वो नहीं होता था बिल्कुल। वो तो मैं आज भी बहुत कम कर पाती हूँ। उस वक्त फिर मेरे को मेड रखनी पड़ी, नीचे मैंने फैमिली मेड रखी कि थोड़ा बच्चे को भी बना के देना, खाना सब मैनेज करे। और शॉप मेरे को घर से पास में थी तो मैं 2 चक्कर भी काट के स्कूल से आने के बाद चक्कर काट के देख के जाती थी। कारीगरों को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। हलवाई की दुकान पर ही नहीं, किसी भी फील्ड में हम जाएं तो एक जो लेबर क्लास होता है उसको संभालना, उसके साथ में डील करना, ये कोई आम मामूली बात नहीं होती। वो कैसे आप मैनेज करती थी? क्योंकि आप जहाँ आप बता रही हैं कि आप परिवार में जब घर में ही रहती थी, पल्ला भी था, हाँ। पूरा एक जो ट्रेडिशनल फैमिली होती है, ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली होती है, वो उस तरीके से आप रहे। और उससे अचानक से आपने ठीक 15 दिन बाद में अपने पति के ख़त्म होने के बाद में आपने दुकान पर बैठना शुरू किया, उन लोगों से डील करना शुरू किया, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उस वक्त क्या है, थोड़ी मेरी बेटी थी जी मेरे साथ में, तो वो भी मैनेज करती है, और सिस्टर इन लॉ भी थी। सिस्टर इन लॉ काफ़ी टाइम पहले से शॉप पे बैठती थी, तो उन्होंने भी मैनेज किया, उनको थोड़ा वॉच किया मैंने। शुरू में तो मैं भी सिर पे दुकान पे पल्ला ही ढक के गई थी फर्स्ट बार में, तो उसके बाद धीरे धीरे चेंज आता गया खुद में भी। फिर उसके बाद में जैसे कारीगर्स लोग हैं ना, इनके साथ आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पोद्दार मिष्ठान भंडार की ऐसी क्या खासियत है, या आपने जब उस दुकान को संभालना शुरू किया, जब आपने बताया कि भाई उसमें कुछ डाउनफॉल्स भी आए, परेशानियां भी आई, कोरोना का समय भी आया जब बीच में, तो उस दौर को आपने कैसे मैनेज किया? कोरोना के समय भी हमने ना बहुत पेशेंस रखा, जबकि उस वक्त हमारा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उस वक्त थी गनगौर, और गनगौर के टाइम तो क्या होता है कि सीज़न होता है, आपका सामान भी रेडी हो गया। अब वो सामान रेडी हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? और यही था कि सामान ख़राब हो जाएगा तो भी आपके लिए मुश्किल है। तो उस वक्त सिर्फ एक ही दिमाग लगाया कि नुकसान तो आपको उठाना ही उठाना है, क्योंकि सामान ख़राब होगा। पर उस वक्त जितना हमारा सामान था बना हुआ, हमने सब लोगों में बांटा, मतलब बहुत दूर दूर तक भिजवाया सामान। यहाँ तक कि मानक चौक थाने में भी फ़ोन करके बोला पुलिस वालों को कि आप सामान भेजो। उन लोगों का भी फ़ोन है, आपके पास सामान है तो दो। तो हमने सारा सामान भिजवाया उस वक्त भी, पूरे सामान, मतलब सामान कहीं ख़राब होने नहीं दिया जी कि हर इंसान खाए तो कम से कम खाने के बाद तो ये रहेगा ना कि भाई
हाँ, पेट में गया तो उसको तसल्ली तो रहेगी ना अपने को भी। आज अपने को भी रहती है कि ना कोई बात नहीं, कचरे में ना जाए, कचरे में ना अन्न जाए, है अन्न वो है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उस वक्त हम लोगों ने कम क्वांटिटी से काम वापस से चालू किया, जैसे होता है ना अपन नया काम चालू कर रहे हैं। कोरोना के बाद हमने यही किया कि एक तरीके से हम नया काम कर रहे हैं, कम क्वांटिटी के अंदर की वेस्ट भी नहीं जाए और आपका सामान भी खराब नहीं हो और प्लस आपका सामान मतलब फ्रेश जाए, जिसके पास भी जाए। तो जब भी लोगों को लगा ना कि नहीं फ्रेश बन रहा है, फ्रेश ले रहे हैं और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कोरोना के बाद भी हर चीज़ का, तो आते थे। और दूसरा कि हमने क्वालिटी में कभी भी डाउन नहीं किया। मेन चीज़ ये थी कि कोई भी अपन काम करते ना, मेरा कहना यही है उसको अपनी पूरी ईमानदारी से करो। मतलब आपका जो भी काम है उसको ईमानदारी से करो, तो आज आप सक्सेस नहीं हुए हो, आप का जैसे जैसे टाइम आया जाएगा, महीना 2 महीना, आपका कॉन्फिडेंस जो होता है कस्टमर का वो आपको अपने आप लेकर आएगा, आपको कामयाबी के रास्ते पर लेके आएगा। अब आज भी कई कस्टमर्स आते हैं, वो भी आज भी यही कहते हैं, मेरे ससुर जी के टाइम के लिए बोलते हैं, जो नरसिंह जी के टाइम पे मतलब रहता था ना, वो ही आज हमको मिल रहा है और इतने सालों के अंदर मतलब कोई चेंज नहीं किया। ये बात सुनकर के कितनी तसल्ली मिलती होगी, क्या सुकून मिलता होगा कि हाँ हमने अपने जो पुश्तैनी धरोहर थी उसको संभाल रखा। मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, हम सिटी में, कई लोग तो बोलेंगे मानसरोवर से आए, हम मालवीय नगर से आए, पर हमको क्या है क्वालिटी चाहिए, बस जो आपके यहाँ है, बिल्कुल जो आपके यहाँ मिल जाता है। और वो क्वालिटी हमने अभी भी मेंटेन रख रखी है। बस एक ही रहता है पर्पस, क्वालिटी पे तो मेंटेन रहना ही है, क्वालिटी में कोई भी उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इस वक्त जैसे मार्जिन कम हो गया, अब चाहिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब हो गई है, क्योंकि आपको तो हर चीज़ महंगी लेनी पड़ रही है और हम लोग रोज़ है ना बढ़ा नहीं सकते हैं दाम मिठाई के जी। हर चीज़ का भाव बढ़ के आएगा हमारे पास में, घी का भाव हर वीक बढ़ के आ रहा है, कर रहा है, पर हम तो रोज़ नहीं बढ़ा सकते ना, बढ़ा नहीं सकते। पर अभी हमको पेशेंस रखना है कि हमको हमारी क्वालिटी ख़राब नहीं करनी चाहिए, मार्जिन कम मिल रहा हो। हमने जाना विमला जी से कि उन्होंने कैसे उस परेशानी के दौर को दूर किया, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को संभाला, क्या उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाए और क्या वो सीख देती हैं हर उस महिला को और हर उस बिजनेसमैन को कि किस तरीके से वो अपनी जो भी बिजनेस है, जो भी संस्थान है, उसे आगे बढ़ाएं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बताई हमें कि हमें ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना और क्वालिटी से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हमने इन 2 चीज़ों को पकड़ लिया अपने जीवन में तो कोई भी हमें कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी। morningnewsindia.com पर हम आपके साथ इसी तरह से बने रहेंगे और हर दिन कुछ नया और कुछ ऐसी ही नई शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।